हेलो बच्चे, चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 4। बच्चे आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहला पार्ट था सेल बाउंड्री। तो टुडे वी विल स्टडी और डिस्कस सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज में दो पार्ट आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारा सेल वॉल और दूसरा आ जाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, तो इसको आज हमें स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेल वॉल। पहला है बच्चे सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में आपको क्या क्या पता है? जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। इट इज़ रिजिड, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और क्या करती है सेल वॉल? सेल वॉल जो होती है इट इज़ permeable which means it allows passage of substances। ठीक है, थ्रू इट अलाउज सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, है ना, ये बात हो गई। अब सेल वॉल कितने टाइप की है? प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पढ़ते हैं हम, फंजाई के अंदर पढ़ते हैं। वैसे हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, बट अगर सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फंजाई में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है बच्चे, तो सेल वॉल जो होती है उसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एनिमल्स में सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है और फंजाई में और एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है बच्चे, तो बस हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें बच्चे, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज सेमी permeable, which means it allows only few substances to pass through it. It allows only few substances to pass through it. दूसरा पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, इन एनिमल cell membrane is the limiting membrane। सेल मेम्ब्रेन इज द लिमिटिंग मेम्ब्रेन, मतलब जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने। जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी उसकी है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी थ्योरी जो दी थी वो दी थी, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने दी थी 19
72 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल थ्योरी। जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल थ्योरी थी बच्चे, वो क्या कहती थी, उसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन थी बच्चे हमारी, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे। स्पेसिफिकली उसकी जो बैकबोन, उसमें 2 लेयर होती थी, लिपिड की 2 लेयर, और उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स अटैच्ड होते थे, ठीक है। तो जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था उसमें जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर वो बोलते हैं वो क्या होता है, फोस्फोलिपिड। उन्होंने बोला जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल होता है वो बायलेयर होती है। किसकी बायलेयर होती है, लिपिड बायलेयर। वो होती है लिपिड बायलेयर, 2 लेयर लिपिड की। जैसे सैंडविच होता है तो एक ब्रेड है और बीच में उसके सामान है, दूसरी स्टफिंग है, तो ये लिपिड की बायलेयर होती है। उसके अंदर जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लिपिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको फोस्फोलिपिड बोलते हैं। फोस्फोलिपिड में एक हमारा ऐसे सर्कुलर हेड होता है और ऐसी टेल होती है। इसका पोलर हेड है एंड नॉन पोलर टेल है। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है फोस्फोलिपिड का। फोस्फोलिपिड मतलब जो हमारी लिपिड बायलेयर है, जैसे हम पूरी बॉडी है तो हमारी, और हम किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो वो जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका जो सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है फोस्फोलिपिड। वो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर हम उसको देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, उसके पास ऐसा पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है। पोलर हेड का मतलब कि ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल और वाटर लविंग, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है, ठीक है। नॉन पोलर टेल ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से डरता है, और वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है बच्चे। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है। इसकी जो ये लेयर है, इसकी लेयर को अगर हम जूम करेंगे, इसकी लेयर को जूम करेंगे तो इसमें 2 लेयर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायलेयर। बायलेयर अब ये दिखती कैसी है, बहुत सारे फोस्फोलिपिड एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड होते हैं, बहुत सारे लिपिड्स अटैच्ड होते हैं, और अंदर उसकी टेल होती है जो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती, वो अंदर की साइड पे होती है। ठीक है। अब अगर इस सेल को देखेंगे तो अंदर होता है साइटोप्लाज्म और बाहर होता है आउटसाइड द सेल। अब इसके केस में भी हम दिखा देते हैं, ये आउटसाइड वाला रीजन हो गया और ये इनसाइड वाला हो गया। इनसाइड में उसको कौन टच कर रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये तो बायलेयर हो गई, लेयर 1 एंड लेयर 2, तो ये बायलेयर हो गई ना। अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स एक एक साइड पे होते हैं, अंदर और बाहर। तो जो प्रोटीन्स पूरे में होते हैं इनको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये जो बाहर होते हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ये होते हैं इंटरनल प्रोटीन्स।
बेसिकली इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये अलाउ करते हैं, ये गेट कीपर्स है, तो ये अलाउ करते हैं एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द सेल, ठीक है, और ये भी प्रोटीन है। अब कोई भी सब्सटेंस आएगा वो या तो इंटीग्रल प्रोटीन का पूरा पाथवे लेके आता है, ठीक है, या फिर एक से एग्जिट करता है, एक से एंट्री करता है, ऐसे करके। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं मूवमेंट, है ना, थ्रू आउट द सेल। इनके ऊपर कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो अब इसमें हमें क्या क्या याद रखना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्कूल में, कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसमें क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सिंगर और निकोलसन ने दिया था, नाम है उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है बच्चे, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम ये होता है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें क्या पढ़ना है, अब आएगा कि मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब हेडिंग है हमारी कि कैसे मूवमेंट होती है, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले आ जाता है फिजिकल मूवमेंट है या बायोलॉजिकल मूवमेंट है। तो हम फिजिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे। फिजिकल मूवमेंट में सबसे पहले आ जाता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आप सबको पता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from the region of higher concentration to the region of lower concentration। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने एक ड्रॉप इंक की डाल दी, इस बीकर में हमने इंक की एक ड्रॉप डाल दी। अब इस इंक की यहाँ पे जहाँ पे एक ड्रॉप है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक की बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस पूरे बीकर में जहाँ पे पानी है। थोड़ी देर में क्या होगा, जो इंक थी इट विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और पूरे इसके अंदर रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। तो वो पिंक जो इंक थी वो स्प्रेड हो गई। नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चे, ऑस्मोसिस सिमिलर है बट उसमें एक डिफरेंस होता है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज मूवमेंट ऑफ water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane। ठीक है बच्चे। अब ऑस्मोसिस फर्दर दो टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस।
ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. सॉरी, डिफरेंस के फॉर्म में करते हैं बिकॉज अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, एंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस. अब इसमें होता है कि एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस में याद करने का तरीका, एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड. अब ये दोनों एक दूसरे एग्जैक्ट ऑपोजिट है. अब स्कूल में अगर आपको ये पढ़ के जाना है तो एक अच्छे से याद कर लेना, दूसरा उसका ऑपोजिट है. तो एंडो में पानी अंदर जाएगा, एक्सो में बाहर आएगा. इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे, रेजिन, क्योंकि उसमें पानी नहीं है. इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेप्स, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी है. अब मैं इसको पानी के उसके ऊपर याद करती हूँ, आप लोग देख लो, आप सेल के उस पर याद भी कर सकते हैं. उससे पहले बच्चे बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चे? सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं. एक होते हैं हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक. 4 तरह के सॉल्यूशन है, सॉरी 3 तरह के सॉल्यूशन है, और हमारे पास 3 बीकर हैं. ठीक है बच्चे. अब हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है इसमें? हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स मोर. ठीक है, मतलब जब हमारी शुगर लेस है, कम शुगर है, मोर शुगर है. मैं शुगर के टर्म्स पे बात करती हूँ, कुछ लोग वाटर के टर्म्स पे बात करते हैं. और आइसो में इक्वल है. तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जब शुगर के पार्टिकल्स बहुत कम हैं, हाइपरटोनिक जब शुगर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और आइसोटोनिक जब इक्वल है. अब इसके अंदर वाटर भी है. ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें लेस शुगर कंपोनेंट है और पानी ज़्यादा है. हाइपरटोनिक मतलब चाशनी, जिसमें मीठा ज़्यादा है, पानी कम है. आइसोटोनिक जिसमें दोनों इक्वल हैं. ठीक है बच्चे. एंडोऑस्मोसिस में हमने एग्जांपल लिया बच्चे रेजिन, और एक्सोऑस्मोसिस हमने लिया ग्रेप्स. अब इसमें होता क्या है बच्चे, हमने ओवरनाइट रेजिन्स को लिया, और रेजिन्स ऑलरेडी श्रिंक है. रेजिन्स में हमने डाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और उसको ओवरनाइट रहने दिया. ग्रेप्स के केस में हमने एक पेट्री डिश ली, उसमें ग्रेप्स डाले और उसमें डाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अब जब हमने इसको ओवरनाइट रखा तो सुबह जब हमने देखा हमारे रेजिन सारे स्वेल हो गए थे. क्या रीज़न था? क्योंकि जो वाटर था वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में शुगर कम थी, पानी ज़्यादा था. नाउ ऑस्मोसिस हुआ, वाटर विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane. थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जिससे हमने जब रिजल्ट देखा तो क्या हुआ, जो हमारे थे सेल्स थे वो स्वेल हो गए थे सुबह तक. एक्सोऑस्मोसिस में क्या हुआ, जब हमने सुबह जाके अपने ग्रेप्स को देखा, क्योंकि बाहर क्या था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, उसके पास ऑलरेडी पानी नहीं था, तो ग्रेप्स ने अपना वाटर उसको दे दिया, तो मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब जो हमें नेक्स्ट डे सेल्स मिले वो श्रिंक हो चुके थे. ठीक है बच्चे. तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं. आपका आंसर ये हो सकता है 1, 2 एंड 3. 1, 2 एंड 3 आंसर हो सकते हैं. वो पूछेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल श्रिंक होगी और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, उस प्रोसेस का नाम हो गया
ऑस्मोसिस, यहाँ पे हो जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एंडोऑस्मोसिस हो रहा था और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, सेल के साथ क्या हुआ, सेल स्वेल हो गई, यहाँ पे सेल श्रिंक हो गई। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सेल श्रिंक हो गई थी लेकिन उसके अंदर एक्सोऑस्मोसिस हुआ, लेकिन उसमें सॉल्यूशन क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, सेल के बेस पे आ सकता है और प्रोसेस के बेस पे आ सकता है। सिमिलरली ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एंडोस्मोसिस हुआ और जो हमारी सेल्स थी वो स्वेल हो गई, तो सॉल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे। अब प्लांट सेल में एक्सोस्मोसिस कैसे होता है, एक्सोस्मोसिस इन प्लांट सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे ये हमारी प्लांट सेल है, ये उसकी रिजिड सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये हो गया है ना, ये सेल वॉल हो गई, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये वैक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब जब इसको हम रखेंगे किस पे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल के साथ क्या हुआ, सेल वॉल तो वहीं पे रह जाएगा क्योंकि सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी। सेल वॉल को तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, सेल वॉल तो वहीं पे रह गई। अब जो अंदर की थी हमारी सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, लेकिन जो अंदर हमारा साइटोप्लाज्म था या प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट ऑफ सेल था वो श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया है और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी हमारा वैक्यूल था, न्यूक्लियस था, वो एज इट इज वहीं पे रहेगा। तो बच्चे बायोलॉजिकल प्रोसेस पहली थी हमारी फिजिकल प्रोसेस, अब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पढ़े। बायोलॉजिकल में सबसे पहले था एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस मतलब इनसाइड कुछ खा रहा है सेल, और एक्सो मतलब बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस समझने के लिए हम न्यूट्रिशन इन अमीबा को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा बच्चे क्लास 10th का टॉपिक है, फिर भी हम एक बार रिवाइज करने के लिए अभी पढ़ रहे हैं ताकि 10th क्लास में हमें डिफिकल्टी ना हो। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में अमीबा की बात करते हैं। अमीबा आपको पता है एक एनिमल सेल है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब होता क्या है, जैसे ही उसको हम खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में जैसे ही उसको खाना मिलेगा तो अमीबा अपने सूडोपोडिया को उसके अराउंड कर लेगा। अब ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे ही वो इस फूड पार्टिकल को खाएगा यानी कि इंजेशन होगा, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस बच्चे 2 टाइप का हो गया। कैसे? अगर जो फूड पार्टिकल है वो सॉलिड फॉर्म में है तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं या सेल ईटिंग कहते हैं, जो यूजुअली हमारे डब्ल्यूबीसीज में हम देखते हैं। अगर फूड पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में तो प्रोसेस को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग। ठीक है बच्चे। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जब जो वेस्ट उसने आउटसाइड द बॉडी यानी कि एक्सक्रीशन किया, तो जैसे कि फूड वैक्यूल था, फूड उसके अंदर गया, डाइजेशन हुआ, फिर वेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में, ये सारे वैक्यूल्स अभी हम वैक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, अमीबा जो है वो अपने छोटे से सेल रीजन को ओपन करता है और वहां से जो भी वेस्ट था उसको बाहर निकाल देता है। जब वेस्ट बाहर आया, इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। अब एक्सोसाइटोसिस बच्चे
मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के एक्सप्लेन करती हूँ। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल ने कुछ खाया। एग्जाम्पल हो गया अमीबा, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। जब सेल ने कुछ खाया तो सॉलिड खाया, तो फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। और सेल ने जब कुछ खाया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी कि सेल ने कुछ पिया, उसको सेल ड्रिंकिंग या पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। सेल ड्रिंकिंग या पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। एक्सोसाइटोसिस बच्चे, जब सेल ने कुछ बाहर निकाला, तो जब हम वेस्ट बाहर निकालते हैं, सेल, इसका भी एग्जांपल अमीबा है, तो एक्सोसाइटोसिस का अदर नेम है सेल वॉमिटिंग या फिर ईफेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्कूल में हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में बस यहाँ तक ही। नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।